साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बैंक है दोस्तों, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कितने सेट्स कर लिए हैं तो 26 कर लिए हैं। दोस्तों आप लोग को जो परेशानी आई है कि जैसे कि वो इंग्लिश में बोला जा रहा है ना दोस्तों, तो वो देखिए, ये जो इंग्लिश सेट नंबर 26 के लिए जो आप लोग को आया है परेशानी, उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, सभी को मैंने वैसे कमेंट करके बता भी दिया है। यहाँ पे जाइएगा ना, यहाँ कॉर्नर पे आपके पास सेटिंग होगा, ठीक है। यूट्यूब जहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, सेटिंग होगा, उस पर क्लिक करिए सेटिंग पे, और उसमें आपके पास आएगा ऑडियो, है ना दोस्तों। क्या आएगा? ऑडियो, ऑडियो ट्रैकिंग करके आएगा। ऑडियो ट्रैकिंग करके वहां पे देखिएगा ना, इंग्लिश रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा ओरिजिनल हिंदी। तो उस ओरिजिनल वाले वॉइस पे क्लिक करिएगा, फिर से आपका वो हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे सर अभी बोल रहे हैं वैसे आपकी फुल लैंग्वेज आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये परेशानी हो गई है सेट नंबर 26 में, तो इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये आप ही लोग से ठीक किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल सब कुछ सही है। ये नया अपडेट आया है यूट्यूब के कारण ऐसा हो रहा है आपको, ठीक है। चलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्या। सेट नंबर 26 लगा चुके हैं, अभी जो लगाने वाले हम लोग सेट नंबर 27 है, जो 13/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 27, यह 13/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पार्ट 1 जनरल हिंदी का है। देखिए पार्ट 1 जनरल हिंदी में क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस कह रहे हैं क्या, ज्योतिर्मय उदाहरण है किसका? ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है? ज्योतिर्मय उदाहरण है विसर्ग संधि का। आंसर सी बताएंगे, विसर्ग संधि का है। ऐसे ज्योतिर्मय का यदि संधि विच्छेद करिएगा तो क्या हो जाएगा? ज्योति, ज्योतिय जोरमय होगा, इसका संधि विच्छेद करिएगा। और ये कौन सा संधि है? विसर्ग संधि है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन समास कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आंसर सी बताएंगे, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि दशानन, अर्थात 10 है आनंद जिसके, है ना, जिसको रावण बोलते हैं। पीताम्बर, पीला पित है अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो ये सब बहुब्रीहि समास हो गए। आगे देखेंगे, कह रहा दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? इसको हम लोग बोल सकते हैं दाल और रोटी भी। तो ये क्या है? द्वंद्व समास। आंसर ये बताएंगे, द्वंद्व समास इसमें है। अब देखेंगे यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग का बोला गया है क्या कि यही मानवता का प्रमुख धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है, यही ना पूछा गया है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, मनुष्य का धर्म पता चलेगा। कह रहा है ना यहाँ पे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। उसका धर्म यही ना, वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। पहला ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिला। आइए देख लेते हैं, मनुष्य का धर्म है वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया हम लोग का। देखिए आगे, आगे कह रहा है क्या, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका मतलब? इसका मतलब होता है मध्यस्थता। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, मध्यस्थता। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन के लिए सही हिंदी परिभाषिक क्या होगा? ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होगा यहाँ पे मानवीय। आंसर सही बताएंगे, मानवीय। लोटा शब्द क्या है? लोटा शब्द क्या है? तो लोटा शब्द आप बता देंगे कि यह रूढ़ शब्द है। कौन सा है? तो रूढ़। आंसर ए बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि कपूर शब्द क्या है? कपूर जो है यह शब्द कैसा है? कपूर शब्द बता देंगे, यह जो है तद्भव है। आंसर बी बताएंगे, तद्भव है। पेट पालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पेट भरना, जीवन निर्वाह करना, भोजन करना या पानी पीना। तो आंसर बता देंगे, यह होगा जीवन निर्वाह करना। आंसर सी होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा इसमें से गलत है? देखिएगा, तुम्हें दान किया चाहिए, ये तो बिल्कुल यहीं पे किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था ना। ये तो यहाँ से गलत पूरे दिख रहा है। होना क्या चाहिए था? एक्चुअली में होना चाहिए था तुम्हें दान करना चाहिए, ये होना चाहिए था। पहला ही गलत हो गया हम लोग का। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, बाद बाकी सभी सेंटेंस सही है आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा छोटा भाई दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा पद बंध है ये बताना है।
मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है। क्या बताएंगे इसमें? संज्ञा पद बनते हैं। कौन सा है? संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के भेद आप बता देंगे। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और वो 3 भेद कौन कौन होते हैं? एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। कौन कौन होता है? एक होता है कृत्यवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा जो होता है आपका भाववाच्य। देखिए आगे कह रहा है कि वाक्य पदों का समूह है। ये पद समूह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं 5 प्रकार के। ऑप्शन बी बताएंगे कितने? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, है ना, और क्रिया। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शक्ति है? ये बताना है। कौन सी शक्ति है इसमें? यदि इस सेंटेंस से पूछा जाता कि अलंकार क्या है, तो अलंकार आप क्या बताते हैं? अलंकार आप देखते हैं मनहु जनहु जनहु, तो ये सब कहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार जाते हैं। बट हमसे पूछा गया है शक्ति बताना है। तो शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 भेद होते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सी शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आंसर बता देंगे इसमें व्यंजना है। आंसर ये बताइएगा। बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देश, काल, कंठ, स्वर आदि का बोध कराती है। आंसर क्या बताएंगे? तो आंसर बताएंगे अर्थी व्यंजना। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे अर्थी व्यंजना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खरे, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार जो है प्रतीप अलंकार है। आंसर बी बताएंगे प्रतीप अलंकार। मेघ आए बन ठन के, इनमें से कौन सा अलंकार है? कौन अलंकार है इसमें? तो देखिए मेघ आए बन ठन के, बनना ठनना किसका काम है? सजना संवरना, मानव का काम है। तो ये मानवीकरण अलंकार होगा। ऑप्शन से बताएंगे कंज कली कलिका लतान सिर सारी है में अलंकार कौन सा है? में कौन सा अलंकार है? रूपक और अनुप्रास दोनों है, क्योंकि क आ रहा है 2 बार देख रहे हैं और यह रूपक भी आ रहा है, तो इसलिए दोनों विकल्प सही होंगे। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। देखिए यह जीवन क्या है निर्जर है, कौन सा अलंकार है इसमें? यह जीवन क्या है निर्जर है, इसमें अलंकार कौन है? तो इसमें अलंकार रूपक है। आंसर बी बताएंगे। मानो कठिन आंगन चली ताते राते पाओ, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार आप ढूंढेंगे तो मानो मनहु जनो जनहु कहाँ आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में। आंसर डी बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए मन जीते मन हार, मन जीते मन हार, मन हारे मन जीत, शकील अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर बता देंगे इसमें विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन बी बताएंगे विरोधाभास अलंकार। छंद शास्त्र में गण की संख्या कितनी होती है? छंद शास्त्र में गण की संख्या कितनी होती है? तो आंसर बताएंगे गणों की संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे कितनी होती है? 8 होता है। देखिए आगे कह रहा है कि किस वर्णिक छंद में 4 यगन के साथ 12 वर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भुजंग प्रत्यय, भुजंग प्राइति, भुजंग प्राइति कहते हैं। आंसर ए बताएंगे। आचार्य डांडी ने कितने काव्य गुणों को स्वीकार किए थे? कितने काव्य गुण को स्वीकार किए थे? तो आंसर बता देंगे 10। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे 10 को स्वीकार किए थे। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया था? आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किए थे? तो आंसर बता देंगे शांत, शांत को नहीं स्वीकार किए थे। आंसर ए बताइएगा। पार्ट 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2.1875 निम्नलिखित में किसके बराबर है? देखिए आइए किसके बराबर हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसा दिया है पहले वैसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2.1875। अब देखिए
डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है 4, अपॉन में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, ये हो जाएंगे हमारे पास 4 टोटल। अब देखिए ये जो हमारे पास टोटल 4 हो गए, इसको आप काटिएगा ना 25 से कटेंगे ये, तो इसको 25 से आप काट दीजिए। तो या फिर इसको नहीं भी काटिएगा, तो नहीं भी काटिएगा ना तो इसको मल्टीपल करने में क्या, तो 2 और 5 के पेयर में 2 और 5 कितने हो जाते हैं 10। 10 कैसा चाहिए, तो हमें 4 चाहिए, तो इसके पावर यदि हम 4 रख लेते हैं, इसके पावर 4 रख लेते हैं। देखिए इसको यदि आप काटिएगा ना, इसको आप 25 से काटिएगा तो आपके पास 25 से काटिएगा तो ये 35 आ जाएगा, और 25 से इसे काटिएगा, ऐसे छोटा कर देंगे आप काटते काटते तो इतने आ जाएंगे। और 16 को यदि हम लोग लिखना चाहे तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को आप 4 बार मल्टीपल करो, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 4 गुने 5 के पावर यदि 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब 35 को हम लोग 5 और गुने 7 कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है आपको, राइट आंसर बी बनना है, ऑप्शन बी बन जाएगा। देखिए कह रहा अंक गणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका। अब देखिए 6, 72 एंड 122 को का जो है महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्या होगा, ये हमें बता देना है। चलिए 3 संख्या है, पहले तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक क्या होगा, देखिए क्या 6 से तीनों कटने वाले हैं, तो बिल्कुल 6 से कटेगा, 6 से भी, ये भी 6 से कटेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर पहले बी भी देख लिया जाए, क्या 7 से कटने वाला, बिल्कुल नहीं, तो इसको काट दीजिए। 8 से कटने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, तो ये भी काट दीजिए। 9 से तो नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सीधे ऑप्शन ए बता दीजिएगा, है ना। चलिए आगे, क्योंकि एचसीएफ से ही हमारा एलसीएम भी निकलना है, क्योंकि आपको पता है 120 और 72 और 6 का एलसीएम निकालने चलिएगा ना तो 360 आएंगे कंफर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप ए लगा लीजिए, बाद बाकी ऑप्शन आपके सामने कटे हैं। देखिए यदि बहुपद दिया हुआ है, इसको x-2 से पूर्णतः विभाजित होता है ना, तो p का वैल्यू हमें बता देना है क्या होगा, यहाँ पे p है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे x-2 इक्वल 0 रखेंगे, मतलब x की वैल्यू कितना 2 रखना है, x की वैल्यू इसमें 2 रखिएगा, कितने हो जाएंगे 2 के पावर क्यूब, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, प्लस अब 4 और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 4 4 16 हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा 2p और प्लस ये हो जाएगा 8, इक्वल कितना 0 लिखेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 और 8 24 होते हैं, 24 और 8 कितने होते हैं 32 होते हैं, तो यहाँ पे 32 लिखिए और माइनस में 2p है, इक्वल में 2p हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16, यानी p की वैल्यू 16 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर क्या है, राइट आंसर ए बन जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है, तो निकाय का अद्वितीय हल क्या होगा, ये हमें बताना है। अद्वितीय हल के लिए कैसा कंडीशन होना चाहिए, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होना चाहिए आपका a1 upon a2 डजंट इक्वल b1 upon b2, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए। यदि अनंत हल कहता है ना तो पता है क्या होता है, a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2, ये तीनों इक्वल होते हैं, कब, जब अनंत हल के लिए कहता है, कैसा, अनंत, अनंत के लिए कहता है तब। लेकिन हमें क्या बता रहा है, हमें बताया अद्वितीय हल, अद्वितीय के लिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 3x-2y बराबर 1 है का हल x 1 दिया हुआ है, k का y का वैल्यू k दिया है, तो हमें k का मान बता देना है। देखिए x का वैल्यू कह रहा है 1 रखने के लिए, यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 में गुना करेंगे 3 ही रह जाएगा, यहाँ से x हटा दीजिए। अब कह रहा है कि y का वैल्यू k है, यहाँ पे k रख दीजिए। अब देखिए ये माइनस में 2k है ना, तो उधर में प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 और इधर में आ गया है 2k, तो 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो k का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। सोम मंगल बुध का माध्य तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 1 2 और 3, मतलब सीधे से हमें 3 में गुना कर देना होगा 25 में। आगे देखेंगे मंगल बुध तथा बृहस्पति का माध्य 42 है, बृहस्पति का तापमान 22 दिया हुआ है, तो सोमवार का हमें बता देना है। अब देखिए जिसमें मंगल बुध है, यहाँ पे मंगल और बुध है, अब एक बृहस्पति का तापमान दिया है तो हमें सोम निकालना है, तो इस तीनों में से क्या हम इस तीनों को घटा देंगे तो नहीं सोम निकल जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। पहले है सोम मंगल बुध, तो हम लोग तीनों को मल्टीपल करते हैं, 3 और गुने यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास
सोम का तापमान जैसे निकालेंगे तो टोटल है यहाँ पर 42। पहले तो लिखेंगे 42 और गुन्ने हो जाएंगे 3, में से घटाएंगे क्यों 3, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। बृहस्पति का भी इसमें तापमान दिया है और यहाँ पे तो सोम मंगल बुध है, इसमें से घटा लेंगे सोम मंगल बुध वाला 25 और गुन्ने 3, ये घटा लेते हैं। माइनस कितने हो जाएंगे हमारे पास 22। क्यों 22, क्योंकि बृहस्पति को हम लोग इसमें से घटाएंगे, इसमें से बृहस्पति को भी, तभी तो इसके बराबर आएगा ना। तब देखिए 42 और 3 में गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे 126 और माइनस में हो जाएंगे 75 और माइनस में 22। दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें से घटा लेंगे, ये हो जाएगा 97। 126 में से 97 यदि निकाल दीजिएगा तो आपके पास 29 डिग्री हो जाएगा, यानी मंडे को कितना आ गया 29 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे 29 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिए हुए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। फिर मूल की प्रकृति कैसी होगी, जैसे देखिए देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 है हमारे पास, तो पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 7 इक्वल 0 दिया हुआ, जिसमें a1 आपको पता है ये इसमें होता है, b1 ये है और c1 ये है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना निकालते हैं, निकाले बी स्क्वायर, एक्स के आगे क्या है 1, 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a क्या है यहाँ पे 1 है, c कितना है 7 है, यहाँ करीब 1 माइनस ये 4 7 या 28 हो गए, ये कितने हो जाएंगे माइनस में 27 होंगे, माइनस में 27 मतलब ये जो आ गया हमारे पास क्या है कि जो मूल है उससे कम आगे, मूल मतलब 0 होना चाहिए, तो ये 0 से कम है, माइनस में 27 है, यानी आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बता दीजिएगा, राइट आंसर सी, कोई वास्तविक इसका मूल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुपद है जो x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा ये हमें बता देना है। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और क्या हो जाएगा, पहले तो लिखा क्या है x प्लस ए इक्वल 0 लिखेंगे, मतलब x की वैल्यू आप क्या बताएंगे माइनस में a, x की जगह पे माइनस a रख सकते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, ये सभी की जगह पे क्या माइनस a को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले तो लिखेंगे बहुपद को, यहाँ पे क्या है बहुपद हम लोग का एक्स क्यूब प्लस में है ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस a है, इम्प्लीमेंट क्या करना है हमें, यहाँ पे माइनस a रखना है x की जगह पे, चलिए यहाँ पे रखेंगे तो माइनस में a रखिएगा तो माइनस में a क्यूब हो जाएगा, प्लस ये a इंटू ए स्क्वायर करिएगा तो a क्यूब हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा बिकॉज माइनस a और इंटू माइनस a करिएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा और पहले से a था तो इसलिए a क्यूब हो जाएगा ये 3, और यहाँ पे माइनस में 2a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये x का वैल्यू माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और प्लस में a लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, अब देखिए माइनस में से एक घटा लेंगे तो माइनस में a, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया माइनस a शेषफल बच गया। तो आइए देख लेते हैं माइनस a शेषफल है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे राइट आंसर सी है यहाँ पे माइनस a। देखिए आगे कह रहा है कि 10 व्यक्ति सॉरी कोई व्यक्ति जो है 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर को खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में 8% का उसको लाभांश मिलता है। यदि कुल लाभांश कितना है 300 रुपया हो तो उस पे शेयर कितने में खरीदे होंगे ये हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं कितने में उसने शेयर को बाई करा था। पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें कि हमारे पास वर्ष के अंत में लाभांश दिया गया है, कितना है 8% दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कुल शेयरों की संख्या कितना है x, कुल शेयर्स कितने हैं x गुने एक शेयर का दाम है 10 रुपये तो गुने 10 कर देंगे, कितना लाभ मिलता है 8%, बट्टे में 100 हो जाएंगे ना, इक्वल कितने हो जाएंगे, कितने कुल लाभांश प्राप्त हुए हैं तो 300 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे 300 लिखेंगे हम लोग, यहाँ 300। अब चलिए इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, ये 2 से काट सकते हैं, 2 चौके और 2 से 2 पच्चे, ये 5 जाके इधर गुणे हो जाएंगे, मतलब x इक्वल आप लिखेंगे 300 गुने 5 और बटे में 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28 और 2 4 पच्चे 20, यानी कितने हो जाएंगे 75 मल्टीप्लाई बाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 5 पच्चे 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, मतलब 375 है ऑप्शन नंबर, यस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन कह रहा है ए ने 45,000 निवेश करके एक व्यापार को शुरू करता है,
कुछ समय बाद जो है बी ने 54,000 का निवेश करके उनका साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में बांटा गया है तो बी उसका साझेदार बना है डैश दिन बाद, कितने महीने बाद बना है ये हमें बताना है। चलिए आइए देख लेते हैं कितने माह बाद बना है। हम मान लेते हैं बी ने x माह बाद साझेदार बना है, तो 45,000 जो इन्वेस्ट करता है वो कितने दिनों के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, अपन ये 54,000 जो इन्वेस्ट करता है यही तो नहीं पता कितने महीने के लिए, तो x लिख देंगे, कितने के रेशियो में, 2 और 1 के रेशियो में अनुपात को बांट लेता है आपने। अब चलिए यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, जो कटने वाले हैं वो काटेंगे, पहले 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब देखिएगा 9 से काट सकते हैं, 9 छक्के 4, 9 पच्चे 45, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितने बच गए हमारे पास, तो x इक्वल आप सीधे लिखेंगे कि 5 बच गए, मतलब महीनों की संख्या जो आ गई है 5 मंथ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर देखेंगे, यस ऑप्शन आपके पास है बी राइट आंसर। बिंदु दिया हुआ है, यह किस पाद पे स्थित है ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास दिए हुए हैं, ये फर्स्ट होते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ होता है, ठीक है, जिसमें आपको पता है ये एक्स और ये एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश, जिसमें ये प्लस और प्लस इंडिकेट करता है, ये माइनस और प्लस इंडिकेट और ये माइनस और माइनस इंडिकेट और ये करता है प्लस और माइनस इंडिकेशन करता है। तो आप देखिए दोनों प्लस में था, दोनों प्लस वाला किस में आता है, तो आप देखिए फर्स्ट में, क्योंकि दोनों जो नंबर है आपका x और y दोनों क्या है प्लस में है, मतलब 4 5 दोनों प्लस में है, यानी प्रथम पाद में होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए हैं, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बता देना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2, यहाँ पे लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस लिखेंगे x3 y1 माइनस y2। ये है आपका फॉर्मूला, बस यहाँ पे रखिए, ये x1 है, x2 है, x3 है, y1 है, y2 है, y3। अब इसमें कुछ बताना नहीं, सभी को बस उसके जगह पे वैल्यू रख दीजिए। तो सभी के वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 6 है इसका वैल्यू, 0 में से 8 घटा दीजिए, प्लस x2 कितने हैं, तो x2 4 है, 8 में से 0 घटाइए, प्लस x3 कितने हैं 16 है, यहाँ पे 0 में से 0। चलिए 1/2 और बच कितना गया यहाँ पे लिखेंगे, तो माइनस में 48 कैलकुलेट करिएगा तो, और बचेंगे प्लस में 32 और प्लस में 0। इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1/2 और इंटू माइनस में 16 काटिएगा तो 8, कैसा आएगा तो माइनस में, लेकिन हमें माइनस में तो इसमें दिया नहीं, यानी जो भी आया 8 आप बता देंगे यहाँ पे कि 8 वर्ग इकाई आ गया, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। चलिए आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, समांतर रेखाएं होती हैं, क्या होती है समांतर रेखाएं बताएं, एक तलीय होती है, आंसर ए बता देंगे क्या होती है एक तलीय। आगे क्वेश्चन कह रहा है बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त स्पर्श रेखाएं P Q और PR का युग्म खींचा जाता है, तो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बता देना है। चलिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे कि को फिगर दिखा दे। देखिए यहाँ पे एक वृत्त हो गया जिससे टेंजेंट खींची गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे जो इसका सेंटर है, यहाँ से ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है, इसका नामकरण करते हैं QO, इसका नाम R और इसका नाम है P। अब देखिए जिसमें ये दिया हुआ हम लोग के पास कितना है 13, ये भी दिया हुआ है 12, तो जब वो 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास फाइंड करना है PQOR का क्षेत्रफल, है ना, PQOR का क्षेत्रफल निकालना है। उसके लिए पहले हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल यदि निकाल लेंगे तो सेम इसका भी तो वही होगा, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए एक त्रिभुज का निकालिए तो दूसरा निकल जाएगा। आपके पास ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो आपके पास कर्ण दिया हुआ, आपके पास लंब दिया हुआ, तो क्या आप आधार नहीं निकालेंगे, तो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस
लंब का होल स्क्वायर था। कर्ण कितना है 13, 13 का होल स्क्वायर 169, में से 12, 12 का होल स्क्वायर 144 करिएगा, घटा दीजिए तो कितने आ जाएंगे 25, 25 का कितना होता है तो 5 बता देंगे। मतलब आपके पास आधार जो आ गए 5 आ गए, तो ये भी आधार 5 होगा क्योंकि त्रिज्या है, जब इधर त्रिज्या 5 तो ये भी 5 ही होंगे। अब देखिएगा इसका निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो क्या होते हैं 1/2 आधार, आधार कितने 5 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितने हैं 12, 2 से काटेंगे 6, 6 5 30, 30 आ गए। और इसका भी तो सेम वही होगा, तो 30 और 30 जोड़ दीजिए मतलब 60। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर, तो यस ऑप्शन नंबर है राइट आंसर, ए बता दीजिएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर के शीर्ष एक वृत्त स्थित है जिसका केंद्र O, एस आर वृत्त के बिंदु R पर स्पर्श रेखा है। यदि क्यू आर एंगल ओ आर एस के दो भागों में बांटा है तो पी आर पी क्यू का माप कितना होगा, ये हमें बता देना है। चलिए कितना होगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले तो बना देंगे क्या, एक सर्कल, इस सर्कल के अंदर एक त्रिभुज। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में बता दे रहा है कि एक टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन हो गया इसका नाम है P, ये है Q, ये है R, इसका नामकरण कर दिया हम लोग और इसका S नाम है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है कि ये जो सेंटर हो गया हमारा, सेंटर से ये जो दूरी होगी दोनों इक्वल होगी, क्यों, बिकॉज ये दोनों रेडियस है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तब देखिए जब दोनों त्रिज्याएं हैं यहाँ पे हमें बता दिया गया है, हमें फाइंड करना है ओ आर एस, कहाँ पे है ओ आर एस, ये बतानी है कि ये कितनी एंगल होगी, ठीक है। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, तो आपको पता है क्या कि यहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल में ये हम देखेंगे ये जो होती है ना, ये क्या होती है हाफ ऑफ प्लस 90 डिग्री के इक्वल में होते हैं ना, ये तो रूल होता है। चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व क्या करेंगे कि ओ आर जो है हमारे पास, ओ आर जो है ये किस पे पैरेलल है, तो आप बताएंगे एस पे, क्योंकि एस आप देखे हैं ना, ये एस ऐसे आ रही है, तो ये जो होगा इस पे पैरेलल ही होता है। तो ये पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल बोल रहे हैं परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है क्या 90 डिग्री होता है ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है तो 90 डिग्री होता है, मतलब ये 90 डिग्री बना हुआ है इस पे। तब यह क्यू आर जो है दोस्तों यहाँ पे, तब आप देखेंगे कि क्यू आर जो है क्या है समद्विभाजक है, समद्विभाजक है किसका ओ आर एस का। ओ आर एस जो एंगल है यहाँ पे विथ फिगर आप देखते चलिए, जैसे कि पी क्यू आर और ये एस किसका है ओ आर एस, ओ ओ आर एस का जो है समद्विभाजक कौन है, यही ना है ओ आर है ना। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमें पास पता चल रहा है कि ये 45 और ये 45 होगी, क्यों, क्योंकि इसका 90 वैल्यू दिया हुआ है, 45 45 निकल गए। यहाँ पे हमारे पास ओ क्यू जो है, ओ क्यू वो किसके बराबर है ओ आर के बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमें पता चल गया कि ओ क्यू आर जो है ये कितना है 45 डिग्री। तब ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं क्या, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर ट्रायंगल में चलिएगा ना, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि एंगल क्यू ओ आर इक्वल हो जाएंगे 180 में से आप घटा देंगे 45 और प्लस 45 को, तो कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, कितने होंगे 90। लेकिन हमें क्यू पी आर जो निकालेंगे क्यू पी आर ये कितने हो जाएंगे, क्यू पी आर जो होगा 90/2, इसे काटेंगे 45 हो जाएंगे, क्योंकि एक ही चाप जो है वृत्त के केंद्र पर खींचा गया कोण वृत्त के समान दिशा में बिंदु पर कोण का दुगुना होता है। तो इस कारण जो हमारा एंगल जो आएगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा, इसमें हो जाएगा 45 डिग्री, कितना होगा 45। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस दाई गोलाकार शंकु एक ही वृत्ताकार आधार पर त्रिज्या बनाए तो शंकु की ऊंचाई बता देना है क्या होगा। गोले के आयतन जो है ना शंकु के आयतन के बराबर है। देखिए यहाँ गोले का आयतन, गोले का वॉल्यूम बराबर किसका है तो शंकु का, शंकु का आयतन के बराबर है। गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है,
संकों का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल काटेंगे। अब देखेंगे पाई से पाई भी कैंसिल कर दीजिए, हमें तो एच चाहिए। तो देखेंगे इधर में क्या हमारे पास बच गया कि ये हो जाएंगे 4 × 5 और इधर में हमारे पास बच गया एच, यानी 4 और 5 में गुना करेंगे तो 20। एच की वैल्यू कितनी आ गई 20। देखेंगे 20 है क्या, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास है राइट आंसर ए 20 है ना। त्रिज्या दिया हुआ था इसका। आगे देखेंगे कह रहा है क्या कि जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, बता दीजिए। उसे कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं उसे बिंदु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि हर वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक सम्मिश्रित संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्रित संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट बना। आगे क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से डैश केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है, कौन नहीं है, तो आंसर बता देंगे परिसर। ऑप्शन नंबर डी बताएंगे परिसर नहीं है। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है तब उन दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, ये बता देना है। तो हम मान लेते दोनों प्राकृत संख्याएं जो है x है और दूसरा जो है y। चलिए जिसमें x ग्रेटर देन है y से, तो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है दोनों का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई की स्क्वायर कितना हो जाते हैं 410 के बराबर। ये पहला इक्वेशन ले लें हम। अब आगे कंडीशंस में कह रहा है क्या कि ये एक्स स्क्वायर जो हो जाएंगे इक्वल 26 गुना हो जाएगा और ज़्यादा 3 हो जाएगा, तो ये दूसरा इक्वेशन ले ले। अब इक्वेशन 1 से ही देखेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर के बदले में इतना लिख सकते हैं, तो पहला ही इक्वेशन लेना लीजिए, इसी में आप रख लीजिए एक्स स्क्वायर की जगह पे 26 वाई और प्लस में 3 उसकी जगह पे। चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ पे 26 वाई और प्लस में 3 और प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा इक्वल में 410, ये तो होंगे। आप लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस में 26 वाई प्लस ये 3 है, उधर से 410 आगे घट जाएगा तो कितने हो जाएगा आप बता देंगे माइनस में 407 हो जाएंगे इक्वल 0। 407 को आप गुना करेंगे तो ऐसे कंडीशन जो 26 आना चाहिए, तो 11 और 37 में गुना करेंगे तो 407 आ जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाई स्क्वायर और माइनस 11 वाई और प्लस में लिखेंगे हम लोग 37 वाई, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो फिर 26 आ जाएगा माइनस में 407 इक्वल 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या करेंगे, y को कॉमन तो y माइनस 11 प्लस यहाँ पे 37 को कॉमन तो यहाँ पे y माइनस 11 इक्वल 0। क्या क्या आ गया हमारे पास y इक्वल एक आ गया 11 और एक माइनस में 37, एक आ गया y इक्वल माइनस में 37। क्यों आया, क्योंकि आप खुद देखिए y माइनस 11 इक्वल 0 लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 11 इक्वल 0, तो y की वैल्यू आप क्या बताओगे 11 बताओगे। सेम यहाँ पे y प्लस 37 है तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब y की वैल्यू हमारे पास दो कंडीशन आ गए। अब बस यहाँ पे हमें क्योंकि y जो है क्या है लेस देन, पहले ही हमने बोला है कि लेस देन है, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू किसी में भी रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड किसी में भी आप रखिए और x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। तो चलिए y का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव वाला लेते हैं 11 को लेते हैं, ठीक है। तो 11 को रखेंगे यहाँ पे 11 का होल स्क्वायर करिएगा तो कितने हो जाएंगे 121 हो जाएंगे। 121 जाके इधर घटा दीजिए, 410 में से 121 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप बता देंगे कि 289 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पे हम लोग तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट इस पे आ जाएगा। ये 17 का होता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 17 और y की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या पूछा गया हम लोग से। तब उन दोनों संख्याओं का अंतर, अच्छा 17 में से 11 घटाएंगे कितने आ जाएंगे 17 में से 11 6, ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वितरण को बढ़ते क्रम में सजाने पर ये जो नंबर्स है इसका माध्य 16 है तो x बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा x बराबर, देखिए जो नंबर दिए हैं हमारे पास कितने नंबर है टोटल करूँगा 1 2 1 3 4 5 1 6, टोटल 6 नंबर है। 6 नंबर के लिए एक सम संख्या मतलब n/2 और प्लस हो जाएगा n/2 प्लस 1वां टर्म हो जाएंगे। चलिए 6 का आधा 3 और ये 4/2,
तीसरा तीसरा कौन सा है, तो तीसरा पद बराबर में 16 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका दिया हुआ माध्यक 16। अब तीसरा पद कौन सा होगा, तो तीसरा पद हमारा बनेगा, अब देख रहे हैं x-2 और चौथा है x, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-2 और ये 16 दो में जाके गुणा करेगा यानी 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जाके उधर इंक्लूड होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 34 का आधा कितना होता है 17, x की वैल्यू कितनी आएगी 17, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे क्या। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल 7 लिखा हुआ है, tan क्यूब थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा का मान हमें बता देना है कि कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आइए देख लेते हैं हम लोग बना करके कि कैसे बनेगा। पहले जो लिखा गया हमारे पास tan माइनस कॉट बराबर 7 लिखा गया है। अब दोनों तरफ हम लोग यदि क्यूब कर लेते हैं, बोथ साइड क्यूब कर ले, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग tan माइनस कॉट लिखा गया है इक्वल में है 7, बोथ साइड हमने क्यूब कर लिया, बोथ साइड क्यूब बिकॉज हमें क्यूब से चाहिए इसी कारण क्यूब किए हैं। अब देखिए आपको पता होगा a माइनस बी का होल क्यूब होता क्या है, तो आप बताएंगे कि a क्यूब मतलब tan का क्यूब माइनस b क्यूब मतलब कॉट का क्यूब और माइनस में होता है 3 इंटू ए कहने का मतलब यहाँ पे tan और b इंटू बी कहने का मतलब यहाँ पे कॉट, ठीक है। 3 इंटू ए इंटू बी इंटू होता है a माइनस बी, तो a क्या है आपके पास tan और माइनस b क्या है तो आपके पास कॉट, यही होते हैं ना। अब देखिए इक्वल में 7 का क्यूब करिएगा तो 3 4 3 हो जाता है, मतलब 7 को 7 गुने 7 गुने 7 तीन टाइम गुना करना है तो 343 आएंगे। अब देखेंगे कि कॉट tan माइनस कॉट यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यहाँ tan और कॉट को हम लोग कैंसिल कर देंगे, इन्वर्स होते हैं तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे क्या। अब बच गया हमारे पास tan माइनस कॉट का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास क्या है तो 7 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे tan क्यूब और माइनस कॉट क्यूब लिखिएगा, माइनस में 3 इंटू tan माइनस कॉट का वैल्यू 7 दिया हुआ है ना, तो 7 रखेंगे, 7 3 जा 21 और इधर लिखा 3 4 3 लिखा गया। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या tan क्यूब और माइनस कॉट क्यूब इक्वल कितने हो जाएंगे, माइनस में 21 है उधर जाके जुड़ जाएगा, 343 में 21 जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे, 343 में 21 जोड़िएगा तो 364 होंगे। तो देखिए ऑप्शंस में है क्या 364, यस ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे डी करेक्ट हो जाएंगे। यदि साइन प्लस कॉस थीटा बराबर लिखा गया है √2 कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा ये बताना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्या होगा यहाँ पे आंसर जो दिया है पहले लिखेंगे हम लोग, क्या है हमारे पास साइन और प्लस में है कॉस बराबर में क्या है √2 और यहाँ पे है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, यही ना है। अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे साइन और प्लस हो जाएगा कॉस इक्वल लिखेंगे हम लोग √2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि कॉस माइनस 90 कहने का मतलब है साइन थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों तरफ हम लोग साइन से भाग देते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करें साइन से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या बचेगा, देखिए इसको इससे काट देंगे, साइन से साइन कट जाएगा मतलब 1 बचेगा, प्लस में ये बचेगा कॉस और अपॉन साइन बच जाएगा। कॉस अपॉन साइन को हम लोग लिखते क्या है तो कॉट लिखते हैं, सीधे यहाँ पे कॉट ही लिख लेना, लीजिएगा कॉट थीटा इक्वल में इधर √2 बचेगा, ये 1 उधर जाके घटेगा तो आप बताएंगे कॉट इक्वल हो जाएगा √2 और माइनस में 1 हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे ये है क्या √2 माइनस 1 कहाँ पे लिखा गया कॉट का वैल्यू, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला ही है आपका √2 माइनस 1 है। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, यदि अंकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होता है, तो संख्या हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए संख्या बताते हैं क्या होगा, देखिए हम मान लेते हैं कि दो अंक वाली एक संख्या का इकाई अंक कितना है x है तथा दहाई अंक के लिए क्या बनेंगे 12 माइनस x, ये क्या है तो हमारा इकाई है ठीक है, और ये जो हमारा क्या है दहाई है। अब देखिए इकाई और दहाई दे दिया है तो मूल संख्या कह रहा है 10 गुना हो जाएगा, 10 गुना किसके दहाई अंक के, तो 12 माइनस x और प्लस हो जाएगा 1 गुना हो जाएगा इकाई के। अब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे 120 और माइनस हो जाएगा 10x और प्लस हो जाएगा x, मतलब घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे 120
और माइनस हो जाएगा 9x। ये हमारी क्या है, तो आप बता देंगे मूल संख्या हमारी है। क्या है, मूल संख्या हो गई। अब देखिए, तो नई संख्या क्या हो जाती है, नई संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 गुने जो हो जाती है इकाई अंक के, और प्लस कर देंगे हम लोग इसमें दहाई अंक 12 माइनस एक्स, इसकी एक गुनी हो जाती है। तो इसे करेंगे 10x और प्लस हो जाएगा ये 12 माइनस हो जाएगा x, तो इसमें से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9x और प्लस 12। ये हमारी नई संख्या है, नया संख्या आ गया, नया संख्या आ गया। अब प्रश्न से नई संख्या 7 गुनी हो जाती है मूल संख्या के 4 गुने से, तो 120 माइनस 9x ये क्या हो जाती है, तो 4 गुने, और ये नई संख्या 7 गुनी हो जाती है। अब इक्वल कर लेते हैं दोनों को, देखिए यहाँ पे दोनों को इक्वल कर लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, नई संख्या जो 9x और प्लस 12 है, ये 7 गुनी हो जा रही है। मूल संख्या कितना है हमारा, 120 माइनस 9x है, इसके 4 गुने के बराबर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना, 9 और 7 में मल्टीपल करेंगे 63x प्लस 12 7 जाए 84 हो जाते हैं, इक्वल 120 इंटू 4 करेंगे तो 480 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 36x। अब घटाएंगे 36x और यहाँ 63 है, तो ये जाके इधर जुटेगा यानी 99x हो जाएंगे, इक्वल 480 में से आप घटा लेंगे 84, तो कितने बच जाएंगे 396 और बट्टे 99। क्या ये कटेगा, तो हाँ बिल्कुल कटेगा, कितने 4 टाइम में, यानी जो हमारे पास संख्या आएंगी वो क्या होगी, मूल संख्या, क्योंकि x का वैल्यू तो निकल गया। जब x का वैल्यू निकल चुका है हमारा, और x हमने क्या माना था, x माना थे हमने 2 अंकों वाली संख्या की इकाई अंक माने थे, है ना, तो उसका x निकल चुका है, x की वैल्यू जब 4 निकल गया तो मूल संख्या जो हमारे पास है वो क्या है 120, और माइनस में हमारे पास क्या है 9x। अब देखेंगे 120 और गुने का 120 में से हम लोग घटा देंगे कितने को, 120 माइनस 9 और इंटू 4, मतलब 9 4 जा 36, 120 में से आप हटा लेंगे 36, तो कितनी आ जाएगी आपकी संख्या 84। देखेंगे 84 है क्या ऑप्शन नंबर में, तो यस ऑप्शन नंबर 84 84 जो है आपके पास नहीं है ना, तो हमारा क्या होगा इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी बताएंगे। 84 है ही नहीं, 48 है, तो ऑप्शन डी करके बता दीजिएगा। पार्ट 3 साइंस का है क्वेश्चन, देखेंगे आर्थिक रूप से उपयोगी वांछनीय फसलों की उन्नत प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है बताइएगा, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो आंसर बताएंगे संकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करके बताएंगे संकरण द्वारा। शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू बताइए कितना होता है, शुद्ध पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी। 7 से यदि कम होगा तो अम्लीय, 7 से यदि ज्यादा होगा तो क्षारीय होता है, और 7 रहे तो उदासीन, जो पानी का पीएच वैल्यू है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वह तत्व जिसका परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, क्या होगा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो आंसर बता देंगे सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा, है ना, आंसर क्या होंगे बी करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया का कारण क्या है, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी ठंडी हो जाती है इसके कारण, ऑप्शन बी बताइएगा। देखिए प्रोकैरियोटिक जीनोम में होती है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, आंसर बताएंगे ये होता है हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, हिस्टोन के बिना डीएनए, आंसर सही बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है, गुणसूत्र में कौन मौजूद है बताइए, तो आंसर बताएंगे गुणसूत्र बिंदु मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी करके बताइएगा। देखिए 5 जून डैश कहलाता है, 5 जून डैश कहलाता है बताएंगे, 5 जून को क्या होता है, तो 5 जून को आप बता देंगे दोस्तों डार्विन दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस, विश्व पर्यावरण, या फिर विश्व जनसंख्या दिवस, तो आंसर बता देंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, है ना, 5 जून को विश्व पर्यावरण। आगे देखिएगा, एक पौधा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाता है, ठोस अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए पौधे द्वारा उपयोग किए जाने वाली विधि क्या है, क्या है विधि बताइए। तने का छोटा करना है, बिल्कुल नहीं। फलों को नीचे गिराना नहीं, पीली पत्तियों को झाड़ना नहीं,
फलों को नीचे गिराना और पीली पत्तियों को झाड़ना, ये दोनों होगा, है ना। फलों को नीचे गिराना और पीली पत्ती को नीचे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो आंसर बताएंगे खुदाई, समय डेटिंग, है ना, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण, उपयुक्त सभी। आंसर डी बताएंगे, उपयुक्त सभी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सदिश राशि। आंसर सही बताएंगे, सदिश। एक डैम में जमा पानी में होता है, क्या होता है बताएंगे। तो आंसर बताएंगे स्थितिज ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, तो द्रव द्वारा उन पर लगाने वाले दबावों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा उनका अनुपात। तो उनका अनुपात 1:1 का होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। कह रहा है कि हवा में ध्वनि तरंग डैश का उदाहरण है, तो यह उदाहरण है अनुदैर्ध्य तरंग का। आंसर ये बताएंगे अनुदैर्ध्य तरंग का। एक छात्र अध्ययन करता है कि किसी क्षेत्र में जल संचयन प्रणाली के निर्माण से जल संरक्षण में मदद मिल सकती है। इन प्रणाली के निर्माण से किसी क्षेत्र को कैसे मदद मिल सकती है, तो आंसर बताएंगे इससे सूखे की घटना कम हो जाती है ना। आंसर सही बताएंगे, इससे सूखे की घटना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे देखेंगे कह रहा है कि 1984 में जो हुई थी भोपाल त्रासदी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड डैश के कारण हुआ था, किसके कारण हुआ था। तो आंसर बताएंगे पानी के साथ प्रतिक्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए। यह हुआ कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड से, है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा किए थे। आंसर ये बताएंगे सुंदरलाल बहुगुणा, राइट आंसर सही बताएंगे 1970 के दशक में। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है किससे, बताइए। तो आंसर बताएंगे पृथ्वी का कोर से प्राप्त होता है। आंसर बी बताएंगे पृथ्वी के कोर से प्राप्त होता है, राइट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें धन मतलब प्लस, ऋण मतलब माइनस का चिन्ह अंकित नहीं होता है, बताएंगे किसमें नहीं होता अंकित। तो आंसर बताएंगे बैटरी में तो होता है, एमीटर में भी होता है, वोल्ट मीटर, लेकिन प्रतिरोध में नहीं होता है। आंसर डी बता दीजिएगा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रेसिस्टेंस बराबर होता है वोल्ट बटे धारा। ऑप्शन डी बताइएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन समय। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बताइए। तो आंसर बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 सोशल स्टडीज। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, किसने किया था, बार्थोलोमियो डियाज। कौन के थे, बार्थोलोमियो डियाज के थे। आंसर डी करेक्ट होगा। पुर्तगाल के थे नाविक, कब के थे, 1488 में किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो आंसर बताइए चावल है, गेहूं है, मक्का भी है, लेकिन कपास नहीं है। आंसर सी बता दीजिएगा। मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है, कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छा से बढ़ता है। तो आंसर बताएंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, राइट आंसर सी बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति कैसा रवैया अपनाए थे, कैसा रवैया अपनाए थे। तो वह रवैया अपनाए थे सहयोग का। आंसर बी बताएंगे कैसा, सहयोग का अपनाए थे। उनको भर्ती किए जाने वाले सार्जेंट के भी नाम से जाना गया है इसी कारण। इंग्लैंड में
पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था? कब हुआ था पारित? तो 1802 में। आंसर सही बताएंगे 1802। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो आंसर बताएंगे चेस्टनट। आंसर सही बताएंगे चेस्टनट। हिमालय की गिरिपाद पर जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या कि भारत के साथ बांग्लादेश स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? तो आंसर बताएंगे 4096 किलोमीटर लंबी है। आंसर बी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? कौन नहीं बताएंगे? गाय तो है, भैंस भी है, क्या ऊंट और बकरी बताना है कौन नहीं है? तो आंसर बताएंगे बकरी भी है लेकिन ऊंट नहीं है। आंसर सी बताइएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है? कौन से स्टेट में है? तो आंसर बताएंगे यह राजस्थान में है। आंसर सी बताएंगे कहाँ है? राजस्थान में। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? कितना है बताइए? तो आंसर बताएंगे 7%। आंसर डी बताएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है पानी से। आंसर बी बताएंगे पानी से। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो आंसर बताएंगे चीनी उद्योग। आंसर सी बताइएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? आंसर बताएंगे भागलपुर में। राइट आंसर बी बताएंगे भागलपुर में है। रीपोलिंग, रीपोलिंग क्या है? तो रीपोलिंग आप बताएंगे पुनः मतदान। रीपोलिंग क्या है? पुनः मतदान। आंसर ये बताएंगे। इसमें से वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में सबसे पहले तो सुकुमार सेन थे, अभी कौन है बताएंगे? तो राजीव कुमार। आंसर डी करेक्ट बताइएगा कौन है? राजीव कुमार है। आंसर डी करेक्ट होंगे। ये कैमे क्रम के हैं? 25वें क्रम के, है ना? 25वें क्रम के। देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। आंसर बी बताएंगे 1916 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 देता है। ऑप्शन नंबर डी करके बता देंगे। 19 में जो है दोस्तों आपको बता दें कितने टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक जो आप युद्ध होता है वहां पे सम्मेलन कर सकते हैं, मतलब शांतिपूर्वक कर सकते हैं युद्ध के विरुद्ध में सम्मेलन। तीसरा क्या है? संगम या फिर संघ, सहकारी समिति बना सकते हैं। चौथा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप घूम फिर सकते हैं, भारत में कहीं कोई स्टेट में, उसमें कोई पाबंद नहीं होगा, ये अधिकार है। और क्या है पांचवा? तो भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, है ना? ये है आपका। और छठा जो है कहीं भी, मतलब भारत में कहीं भी आप मतलब रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपने कारोबार में वृद्धि कर सकते हैं, इसमें भी कोई उत्पत्ति मतलब कोई भी रोक टोक नहीं है, यह भी आपका राइट्स है, यह भी आपका अधिकार है। 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में, तो अनुच्छेद 14 में आपको बता दें विधि के समक्ष समानता है ना? तो 21 में क्या है? 21 में है प्राण एवं तहरीक की स्वतंत्रता। तो 32 में क्या है? 32 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अब देखेंगे भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? कब बना था? तो 1977 में। आंसर बी बताएंगे, है ना? 18 महीना के आपातकाल के बाद बना था। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। चलिए रीड करते हैं, हम लोग पता चलेगा कौन इसमें सही है। कह रहा है कि लोकतंत्र में बहुमत और अल्पसंख्यक की राय अस्थायी नहीं होती है। ये तो बात सही है। लोकतंत्र में यह भी आवश्यक है कि बहुमत का शासन धर्म या नस्ल या भाषाई समूह के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का शासन न बन जाए। ये भी सही है। लोकतंत्र तभी तक बना रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी समय बहुमत में होने का मौका मिलता है। यानी आंसर क्या बनेगा? उपयुक्त सभी। आंसर डी बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राजनीतिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। पहला कह रहा है इसमें क्या, पहला हम लोग का कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव में केवल यह ही नहीं सोचना चाहिए कि समाधान क्या है। बात तो सही है। आगे है दूसरा क्या,
दूसरा में कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों के किसी भी प्रस्ताव को यह भी सोचना चाहिए कि इसे कौन और कैसे लागू करेगा, ये भी ठीक है। लोकतांत्रिक आंदोलनों, नागरिक संगठनों और मीडिया पर निर्भर उपाय सफल होने की संभावना उपयुक्त सभी होंगे। आंसर डी बताएंगे, उपयुक्त सभी। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास, ही डैश दिल्ली फॉर अ ईयर नाउ। आंसर्स क्या बताएंगे, तो आंसर्स यहाँ पे होंगे, ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है, द क्राउड दैट डैश ड्यू टू द क्वेरल हैज डिस्प्रेस्ड नाउ। बताइए आंसर्स क्या बनाएंगे, तो आंसर्स बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, हैड गैदर्ड। आंसर्स सी होंगे, ऑप्शन नंबर सी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, मतलब हमें नरेशन बनाना है। बताइएगा क्या कह रहा है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, विनय सेड। तो यहाँ से हमें बनाना है आंसर। विनय सेड दैट ही डैश टू दिल्ली डैश। बताइएगा क्या बनेंगे, तो आंसर बताएंगे कि विनय सेड दैट ही हैड गॉन होगा, यहाँ पे क्या होगा, हैड गॉन टू दिल्ली प्रीवियस वीक होगा। क्या होगा, प्रीवियस वीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या कह रहा है, द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द सेम स्कीम। तो देखिए क्या बनेगा इसका, द सेल्समैन आस्क्ड मी इफ डैश इंटरेस्टेड इन द स्कीम। आंसर्स यहाँ पे होंगे क्या, आंसर्स होंगे आई वॉच, है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। टेक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। क्या है हमारे पास सेंटेंस देखेंगे, टू सक्सीड इन ऑलवेज अ वंडरफुल फीलिंग में क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स है टू सक्सीड। आंसर सही बताएंगे। टेक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन गिवन सेंटेंस, दे लाइक्ड साइनिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। इसमें क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब्स है हम लोग का साइनिंग और प्लेइंग। ऑप्शन नंबर डी बता दीजिएगा। A sentence has been given in active voice out of 4 alternatives given below. Select the one which best expresses the same sentence in a passive voice. क्या बनाएंगे हम लोग, वॉइस द पुलिस कैच द थीफ। बनाइएगा क्या इसका, तो आंसर बनाएंगे इसका, द थीफ इज कॉट बाय द पुलिस। ऑप्शन बी बताइएगा। विच ऑफ विच ऑफ दिस इज यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉज। तो आंसर्स क्या होंगे, आंसर्स बताएंगे सेमीक्लोन। आंसर सी बताएंगे, सेमीक्लोन। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डैश इन अ सेंटेंस। क्या है पर्पस बताइए, टू इन द सेंटेंस नहीं हो तो फुल स्टॉप का होता है, ये नहीं होंगे। टू इम्प्रेजिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं। टू सम अप सेवरल थिंग और फैक्ट बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, डोंट गो डैश द रिवर। बताइए क्या बनेंगे, डोंट गो बियॉन्ड द रिवर। ऑप्शन बी करेक्ट बताइएगा। Fill up the blank with the correct options. The prices of articles are still going dash। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे आप, ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट होंगे। Fill up the blank with the correct option. Dash I don't like to spend time reading in class but I enjoy it now। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे इनिशियली। ऑप्शंस नंबर डी करेक्ट बताएंगे। यूज एप्रोप्रिएट सुजेसिव डिवाइस, कंप्लीट द सेंटेंस। क्या करें, डैश सेव द किटन वी टूक हिम टू द वेट इमीडिएटली। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे यहाँ पे
इन ऑर्डर टू, आंसर सी बताएंगे इन ऑर्डर टू। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम से फ्रेजेस। अ स्नैक इन द ग्रास, स्नैक इन द ग्रास कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य है आस्तीन का सांप, यानी आंसर बताएंगे अ हिडन एनिमी। आंसर ये बता दीजिएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम से फ्रेजेस, क्या है, सेलिंग इन द सेम बोट, इसका मतलब क्या होता है, सेलिंग इन द सेम बोट कहने का मतलब है यहाँ पे आपका एक ही जैसा मुसीबत में होना, यानी आंसर बताएंगे बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। आंसर बी बता दीजिएगा। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, ये देख लेते हैं क्या है। टू पुट इन अ नट सेल, इसका मतलब होता क्या है दोस्त, इसका मतलब बताएंगे संक्षेप करना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, टू समराइज समथिंग इन अ फ्यू वर्ड्स, ऑप्शन डी करके बता दीजिएगा। चूज द करेक्ट phrase from given option and make a conditional sentence. Thank you for your offer, Sneha. I would not be able to do it unless you dash me. तो आंसर बताएंगे यहाँ पे हो जाएगा help me, ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, क्या है हमारे पास, सी डैश प्लीज्ड इफ यू कैन, बताइए क्या होगा। तो आंसर बताएंगे यहाँ पे वुड बी होगा, ऑप्शन बी बताएंगे ही वुड बी प्लीज्ड इफ यू कैन। आगे देखें, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। नाइदर ऑफ द नोवेल्स डैश इंटरेस्टिंग, आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर नोवेल्स वाज इंटरेस्टिंग, ऑप्शन बी होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, बोथ सिस्टर्स डैश गुड, आंसर बताएंगे बोथ सिस्टर्स आर गुड, ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। पार्ट 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, देखिए क्वेश्चंस क्या है इसमें, हमें विषम तत्व बताना है कौन है। देखिए 11 दो 13, 23 के बाद 29, 33 के बाद 35 दो, और यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा गैप है, तो होंगे कि एक्चुअली में, तो देखिए एक्चुअली में होंगे यहाँ पे 33 और 35, क्यों होंगे, बिकॉज आप देख रहे हैं ये भी डिविजिबल है ये भी डिविजिबल, लेकिन और बाद बाकी कोई भी नंबर से अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे कि कौन आने वाला है, 4 के बाद 4 8 8, और 8 के बाद क्या आना चाहिए था 12, लेकिन यहाँ पे दे दिया 13, तो कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। तो आगे कितना बढ़ाएंगे, यहाँ से 4 यहाँ से 5 तो यहाँ से 6, तो 13 6 19, मतलब इससे स्टार्ट होना चाहिए, तो इससे ये नहीं काट दो, ये भी नहीं है, ये है और ये है, दो आ चुके हैं अभी तक ऑप्शन। आगे देखेंगे ये 5 4 9, 9 5 9 5 14 दिए हुए, 14 और 6 कितने होते हैं, 14 6 20 होते हैं, 20 के लिए टी होता है, यू दे दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। सुमन प्रातः उठकर घर से निकला और कुछ चलने के बाद दाहिने मुड़ जाता है, ठीक है, उठा है और दाहिने उठा है, और सपोज कर लिए ऐसे उठा और वो कहाँ मुड़ता है, तो दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ गया, पुनः दाहिने मुड़ जाता है, पुनः दाहिने मुड़ गया। अगर वह दक्षिण दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आने वाला है, देखेंगे क्या आएगा, तो देखेंगे 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2 के बाद 4, मतलब 2 इसमें गैप है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 5 2 7, 7 और 2 9, सभी में 2 2 गैप आ ही रहे, तो यहाँ पे 2 4 4 और 2 6, मतलब क्या आना चाहिए, एफ से आना चाहिए, तो एफ से सभी स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर सभी, तो यहाँ पे एफ रखेंगे हम लोग। अब देखिए ई, ये 5 के बाद 7, दो कब, दो डिफरेंट है ना, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, तो ये 7 के बाद 9 आना चाहिए, 9 क्या होता है, 9 के लिए आई होता है, तो ये तो होंगे नहीं, ये भी होंगे नहीं, मतलब ऑप्शन अभी भी 2 है हमारे पास। आगे देखेंगे 8 के बाद 10, 10 2 12, 12 यानी एल होना चाहिए, ये तो कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। यदि दो लड़कों और दो लड़कियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जाए ताकि लड़कियां एक दूसरे के बगल में न हो, तो ऐसी कितनी संभावित व्यवस्था होंगी, कितनी व्यवस्था हो जाएंगी ऐसे, तो ऐसी व्यवस्थाएं जो होंगी, कह रहा है इसमें क्या कि पंक्ति में लड़कियों की संख्या 2 है और लड़कों की संख्या भी 2 है,
लड़का और लड़कियों की संख्या 2, तो पंक्ति में लड़कों और लड़कियों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 4 हो गए। अब 4 के लिए जो देखेंगे आप, 4 गुन्ने 3 गुन्ने 2 गुन्ने 1 में से घटा लीजिएगा, 3 गुन्ने 2 गुन्ने 1 में से घटा लेंगे आप, कितने हो जाएंगे? 12 दूना 24, यहाँ पे 6 घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। 12 में फिर हम लोग गुना करेंगे क्या? 3 गुने 2 गुने 1 गुने 2 और गुने 1, तो कितने हो जाएंगे? 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो यहाँ 24 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आ कितने जाएंगे? 12, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा, 12 होगा। देखिए कह रहा है कि दहाई 62, दहाई का मान क्या होगा? इकाई ये है दहाई, दहाई कौन है? 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे 62 दहाई का मान क्या होगा? 62 दहाई का मान क्या होगा? तो इसमें 62 का दहाई का मान जो हो जाएगा, आपको बता दें 62 का 10 गुना यदि करते हैं हम लोग तो 620 हो जाता है। दहाई का मान क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे दहाई का मान हो जाएगा इसका 620। दहाई का मान हमें पूछा गया तो 10 से गुना करेंगे हम लोग, ठीक है, बल्कि यहाँ पे दहाई का वैल्यू नहीं बताएंगे। अब देखिए हमें बताना है इसमें कौन सा नंबर आना चाहिए जो लुप्त है, यहाँ पे क्या आएगा? तो कैसे इसको बनाएंगे हम लोग? 5 का होल स्क्वायर 25, 4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 25 और 16 ऐड करेंगे 41 होता है, 6 का 36 होता है, 2 का 4 होता है, 36 4 40 होता है, 3 का 9 होता है, इसका 49 होता है, 49 और 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 58 हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करके बताइएगा। पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखें और जोड़ी आगे वाला बताएंगे क्या आने वाला है। तो क्या आएगा आगे देखेंगे। यहाँ से 40 42 से 40 कितना? 2 घटा, इसमें से भी 2 घटा। अब देखिए यहाँ तो 2 घटे, यहाँ भी 2 घटे, यहाँ से देखिए 3 घटा, यहाँ से कितना? 2 घटा, यहाँ से कितना घटा? 2 घटा, यहाँ से कितना घटा? 3 घटा, फिर यहाँ से 2, फिर 2 ही, मतलब 26 और 24। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे देखेंगे। कुछ लड़कों एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पे है, बाएं से कितने हैं? 14वां स्थान पे है, ठीक है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, ठीक है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। यदि पी और क्यू के मध्य में 4 है, 4 भी ऐड कर लो, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? सभी को ऐड करके बता दो कितने हो जाएंगे? 18 7 25, यानी ऑप्शन है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या? लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका क्रमशः दाएं छोर से 9 में और बाएं छोर से 10 में है, ठीक है, रीता जो है दाएं छोर से 9 में है और मोनिका जो है बाएं छोर से 10 में है। यदि वे अपना स्थान बदल लेती है तो रीता मोनिका क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पे आ जाती है, तो पंक्ति में कितने लड़कियां हैं? जब स्थान चेंज करती है तो रीता आ जाती है कितने पे? 17वें पे ना, और मोनिका जो आ जाती है वो कहाँ पे? 10वें पे, ठीक है, मतलब मोनिका यहाँ पे बताया जा रहा ना कि मोनिका जो है 17वें पे और ये बाएं से 18वें पे आ जाती है, कितने पे? 18वें पे आ जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे जब कैलकुलेट हम लोग करने चले तो क्या हो जाएंगे? पहले तो हम लोग टोटल का लिखे कितना? 17वां, इधर से दाएं से 17वां, और फिर पंक्ति में 10 भी तो है, माइनस एक ही लड़की को 2 बार काउंट किया जा रहा है तो घटा लेंगे एक, तो कितने हो जाएंगे? 17 10 27 में से एक घटा लेंगे तो 26, यानी ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।